नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आज सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ वो 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को 6 अक्टूबर की आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख ए मुसाफिर, कभी सुना है क्या अंधेरे ने सवेरे को होने ना दिया हो। दोस्तों, ये 4 लाइनें, लेकिन इनका जो अर्थ है वो काफी गहरा है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और उसका फल आपको ना मिले, यानी आपकी मेहनत एक दिन आपकी सफलता का सूरज जरूर लेके आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को, बढ़ाते हैं सफलता की और एक और कदम। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, किस एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से कोलकाता ग्वांगझोंग के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, जब से कोविड 19 आया है, कोविड 19, तब से भारत और चमगादड़ चीन के बीच, भारत और प्लस चीन दोनों देशों के बीच जो डायरेक्ट यानी सीधी जो हवाई यात्रा है, सीधी हवाई यात्रा, ये बंद है। यात्रा क्या है? बंद थी। क्यों बंद थी? क्योंकि चमगादड़ चीन ने जो कोरोना फैलाया था उसके चलते भारत ने इसको बंद कर दिया था। ये घटना कब की है? तो 2019 की है, तब कोविड फैला था। उसके बाद अब अक्टूबर 2025 में ये दोबारा से शुरू होने जा रही है, दोबारा से शुरू होने जा रही है। अब आप बोलोगे कि बीच में क्यों नहीं शुरू की गई? कि यहाँ पर तो था क्या? कोविड 19 यानी कोरोना। उसके बाद 2020 में चाइना ने यानी चमगादड़ चीन ने एक और गुस्ताखी की। चीन ने क्या किया? जो हमारा लद्दाख है वहां पर गलवान घाटी में हमारी सेना पर हमला कर दिया। इसके बदले में भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके लगभग 40 से अधिक सैनिकों को मार दिया। अब इस घटना के बाद से भारत ने इनसे सीधी फ्लाइटें बंद कर दी थी। लेकिन अभी क्या हुआ, जो हमारे पीएम मोदी थे, पीएम मोदी जी ने कहां पर गए थे? तो एससीओ में, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन, सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने कहाँ गए? तो चीन गए। चीन में इसका इस बार आयोजन किया। वहां पर आपने तीनों देशों के, रूस, चाइना और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात देखी होगी। उस मुलाकात के बाद ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिसमें चीन के लिए भारत अपनी हवाई रास्ते खोलेगा। साथ ही चाइना भारत को, जो उसने प्रतिबंध रियर अर्थ मेटल पर प्रतिबंध लगाया था, या जो उर्वरक पर प्रतिबंध लगाया था, उसको चाइना भी हटाएगा। तो ये बर्फ कम पिघली जब पीएम मोदी संघाई कॉर्पोरेशन की बैठक में हिस्सा लेने चीन गए। और ये सब भारत और चाइना नजदीक क्यों आया? क्योंकि जो हमारा यूएसए है और उसके चच्चा ट्रंप ने क्या किया? भारत पर टैरिफ लाद दिए। टैरिफ लाद दिए तो भारत किधर पहुंच गया है? तो भारत चीन के नजदीक पहुंच गया है और इसके चलते दोनों देशों के बीच अब हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो कब से हो रही है? तो इंडिगो की जो यात्रा है वो अक्टूबर में शुरू होने जा रही है। चलिए, तो ये हवाई यात्रा इंडिगो अभी दोनों के देश के बीच में शुरू करने जा रहा है। चलिए, अब देखते हैं चीन। तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारत से अगर हम उत्तर की ओर चलते हैं, भारत से अगर हम कहां पर चलें, तो भारत से भारत के उत्तर की ओर, ये हमारा प्यारा भारत हुआ। ये दिशा ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अगर भारत से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें, यानी दोनों दिशाओं के बीच में चले, तो यहाँ पर देश है जिसका नाम है चाइना। और चाइना की राजधानी बीजिंग है। क्या है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा युआन, युआन या इसका दूसरा नाम रेन मिम्बी, रेन मिम्बी इसका दूसरा नाम है। तो ये इसकी मुद्रा होगी। बात करें चाइना की, तो चाइना की जो सबसे लंबी नदी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी, और ये जो है एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी भी है।
और इस नदी का नाम क्या है? यांगटीसी। यांगटीसी जो एशिया की और चाइना की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर एक नदी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक यानी जो चीन में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है हुआंग हो। हुआंग हो चीन में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। ऐसे ही आपको याद आया होगा बिहार में, भारत में बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक दामोदर नदी को, दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे लंबी नदी होगी यांगटीसी नदी। ठीक है, जो एशिया की और चाइना की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अगर मैं बात करूं चीन में पड़ने वाले मरुस्थलों की, कि चीन में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, तो सबसे पहले चाइना और मंगोलिया की सीमा पर यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, और ये कैसा मरुस्थल है? तो ये ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद तिब्बत में, भारत के ऊपर एकदम तिब्बत में यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है तकला मकान। क्या है? तकला मकान मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल और उसके बाद तकला मकान मरुस्थल। एक मरुस्थल जिसका नाम है गुरगुद गुद मरुस्थल, गुरगुद गुद मरुस्थल ये पाया जाता है। तो ये 3 मरुस्थल हुए। साथ ही एक बदेन जारान, बदेन जारन मरुस्थल भी यहाँ पर पाया जाता है। तो 4 मरुस्थल हो गए, गोबी मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल और गुगद मरुस्थल और बैदन जरान और कुमटांग, कुमटांग, ये 4 मरुस्थल कहाँ पर? चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई चाइना के बारे में पूरी जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? यानी दोनों देशों के बीच जो है समुद्री सहयोग बढ़े, उसके लिए सऊदी अरब के साथ क्या किया है? समझौता किया है, और इसकी राजधानी रियाद है। ठीक है, भारत के बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है, इसको आप याद भी रखेंगे, बॉक्सिंग फेडरेशन अजय सिंह को चुना गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए दुर्लभ पृथ्वी और उर्वरक निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है? तो मैंने आपको अभी बताया किसने जताई है, तो चीन ने। हाल ही में भारत और फ्रांस कंपनी सेफ्रॉन ने किस परियोजना के लिए जेट इंजन के सह विकास पर निर्माण का फैसला किया है? तो जो हमारा ANCA एयरक्राफ्ट है उसके लिए समझौता किया है फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 2026 और 27 के लिए गेहूं का नया MSP क्या है? अभी गेहूं का नया MSP क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ये MSP क्या होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो हमारे PM मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता में क्या हुआ, जो हमारी कैबिनेट कमेटी है उसने रबी की फसलों पर, रबी की 6 फसलों पर MSP जारी किया है। MSP को बढ़ाया है। ठीक है, बढ़ाया है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि MSP होता क्या है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों क्या है, हमारे यहाँ पर हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार 22 फसलों पर, 22 प्लस 1, 22 फसलों पर तो हम MSP जारी करती है और एक फसल पर FRP जारी करती है। ठीक है, FRP जारी करती है। अब ये MSP होता क्या है, तो ये वह न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सुनिश्चित करता है कि इस रेट पर सरकार किसानों की उपज को खरीदेगी। क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य? यह वह समर्थन
वह न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर सरकार क्या करेगी, सरकार किसानों की उपज को खरीदेगी, किसानों की उपज को खरीदेगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये रेट हो गया? नहीं, ये रेट नहीं है। ये सरकार कहती है कि अगर आपका सामान कहीं भी नहीं बिक रहा है, क्या मतलब है कि सरकार कहती है कि जो रेट मैंने डिसाइड किया है, मान लो किसी फसल का 100 रुपए क्विंटल डिसाइड कर दिया, अगर आपको 100 रुपए से अधिक रेट कहीं मिलता है तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर 100 रुपए से आपका कम बिक रहा है, आपको लाभ नहीं हो रहा, तो आप हमारे यहाँ मंडी है, मंडी में जाओ और इतने रुपए में सामान दे दो। इसका मतलब है कि इतने से कम आपको नहीं बेचना है। सरकार ने बोल दिया कि एक डिसाइड कर दिया कि इतना मूल्य तो मैं आपको दे ही दूंगी। अगर आपकी फसल ज्यादा अच्छी है तो आप इससे अधिक मूल्य पर भी बेच सकते हो। तो कम से कम ये रेट पर हम सरकार किसानों की उपज को किसानों से खरीद ले, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। हमारे देश में 22 फसलों पर क्या मिलता है, एमएसपी मिलता है। और एक फसल पर जो गन्ना है उस पर क्या मिलता है, एफआरपी। ठीक है, एफआरपी मिलता है, यानी उचित समर्थन मूल्य मिलता है। ठीक है, उचित और लाभकारी मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, एफआरपी को उचित और लाभकारी मूल्य, लाभकारी मूल्य। तो 22 फसलों पर प्लस एक पर एमएसपी, वो 22 पर एमएसपी और एक पर एफआरपी हमारी भारतीय सरकार द्वारा दिया जाता है। अब भारतीय सरकार ने क्या कहा है कि रबी की 6 फसलों पर इसने जारी किया है। तो अभी क्या किया सरकार ने 2026-27 के विपणन वर्ष के लिए, विपणन वर्ष 26-27 क्यों, क्योंकि अभी 25 चल रहा है, गेहूं अभी बोएंगे, कटेंगे कब, 26, जब 26 शुरू हो जाएगा मार्च के बाद कटेंगे, तो 26 और 27 वाला साइकिल वो चल जाएगा, समझ रहे हैं? तो 26 से 27 वाला जो साइकिल चलेगा तभी तो बिकेगी, और बिकने पर ही रेट मिलेगा। तो 26-27 के लिए इन्होंने इसको एमएसपी जारी किया है। और गेहूं पर कितना है, तो गेहूं पर 160 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें गेहूं पिछली बार 2425 रुपए का बिका था, पिछले साल कितना था, 2425 रुपए का था, इस बार वो 2585 रुपए कर दिया गया है। ये प्रति क्विंटल है। ठीक है, प्रति क्विंटल 2585 रुपए गेहूं का रेट इस बार सरकार ने कर दिया है। ठीक है, तो ये हुई इसकी बात। अब बात करें कि हमारे यहाँ फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो हमारे यहाँ 3 तरह की फसलें होती हैं। फसलें कितने प्रकार की, तो अभी क्या सरकार ने रबी की फसल भी किया है, तो हमारे यहाँ फसलें 3 प्रकार की, पहली रबी, रबी की फसल, दूसरी जायद और तीसरी खरीफ, खरीफ की फसल। इन तीनों फसलों को मिलाकर 22 पर क्या दी जाती है, एमएसपी दी जाती है। जिसमें रबी की फसल में कौन कौन सी आती है, जो सर्दियों में बोई जाती है, जैसे गेहूं, सरसों, गेहूं, सरसों, चना, ये सारी सब किस में आएंगी, ये सारी इसमें आएंगी, गेहूं, चरचो, चना, जौ, ये सब ठीक है इसमें आती है। जायद की फसलों में जो गर्मियों में बोई जाने वाली, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये किसमें आती है, जायद में। खरीफ की फसल में कौन सी आती है, गन्ना, चावल या धान, ये सारी फसलें किसमें आती हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, ये सारी मूंगफली, ये सारी खरीफ की फसलों में आती है। ठीक है, तो 3 तरह की फसल होती है, तीनों का ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब क्या है, एमएसपी क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों का सामान खरीदेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम एमएसपी बोलते हैं। अब फसलों की बात करें तो इस बार किस किस में कितनी वृद्धि हुई है, मसूर की फसल में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। ठीक है, 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। सरसों में वृद्धि है 250 रुपए की, वहीं चने में 225 रुपए की वृद्धि हुई है, जौ में 170 रुपए की वृद्धि हुई है, गेहूं में 160 रुपए की वृद्धि की गई है। तो सबसे ज्यादा अगर वृद्धि पूछे रबी की फसलों में किसमें हुई है, तो 300 रुपए प्रति क्विंटल मसूर की दालों में, सरसों में 250 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है,
225 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि चने में है और 170 प्रति क्विंटल की वृद्धि जौ में है और गेहूं में 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि इस बार दर्ज की गई है। गेहूं में 109% की, 39% की, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में वृद्धि देखी किसमें, तो गेहूं में की गई है। ठीक है, तो किसानों को क्या है 84,263 करोड़ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, इस वर्ष के दौरान इतनी बढ़ोतरी मिलने की किसानों को उम्मीद है। अगर मैं बात करूं जो 22 फसलें हैं जिन पर एमएसपी भारतीय सरकार द्वारा दी जाती है वो कौन कौन सी है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 अनाज क्या है, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। ठीक है, ये 7 अनाज हुए। 5 दालों पर दी जाती है जिसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दालें हैं। व्यवसायिक फसलें रैपिड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और निग्रसीड पर दी जाती है। तिलहन में कपास, गन्ना, कोपर और कच्चा जूट, इन पर एमएसपी दी जाती है। तो ये 22 फसलें हैं जिन पर हमारे यहाँ क्या दी जाती है, एमएसपी दी जाती है। प्लस एक फसल पर जो गन्ना है उस पर एफआरपी दी जाती है। ठीक है, एफआरपी दी जाती है। चलिए, तो हमारे सरकार ने अभी एमएसपी जारी कर दी है। अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केरल ने किस परियोजना के तहत खुद को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है, तो डीजी केरल के माध्यम से ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। हाल ही में एपेडा ने किन शहरों में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है, तो अपेडा ने पटना बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के देहरादून 3 शहरों में अपेडा ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधारों को विकसित भारत की दृष्टि के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो ये राजीव गौबा की अध्यक्षता में अगली पीढ़ी के सुधार करने जा रही है भारतीय सरकार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में कब मनाया गया, तो 23 अगस्त। 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त को ही हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा के दक्षिण पोल पर क्या किया था, लैंड किया था। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं, उस दिन अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस जगह लैंड किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। इसमें एक रोवर और एक लैंडर था, प्रज्ञान और विक्रम। ठीक है, और किस रॉकेट से छोड़ा गया, तो ये LVM-3M4 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हुआ पूरा अंतरिक्ष दिवस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ाते हुए कदम। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, पशु दिवस अब जानते हैं कब मनाया जाता है, क्या इसका इतिहास रहा और क्या इसका विषय है। तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को। ठीक है, यानी हम तो पशु वाले दिन पैदा हुए हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो इसका विषय रहा, विषय 2025 वो क्या रहा, पशुओं को बचाओ, ग्रह को बचाओ। यानी क्या है, जानवरों को बचाओ और ग्रह को बचाओ। ठीक है, तो ये इस बार इसका थीम रहा है। अब बात करें इसके इतिहास की। इतिहास सबसे पहले एक जर्मनी के लेखक और पशु अधिकारकर्ता, पशुओं के लिए जो काम करते हैं, पशु अधिकार कार्यकर्ता एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी जिमरमैन। क्या नाम था इनका, तो हेनरी जिमरमैन। ये थे जिन्होंने पहली बार कब 24 मार्च को पहली बार 1925 में ये दिवस मनाया। तो पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 1925 में 23 मार्च को मनाया गया। ठीक है, 23 मार्च को पहली बार मनाया गया, कब, 1925 में। लेकिन ये 1929 से 4 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। 1929 से इसे 4 अक्टूबर को मनाया जाने लगा और तब से ये 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है।
और इसका नाम क्या है, इसका नाम है विश्व पशु दिवस। तो विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें अक्टूबर के अन्य दिवसों के बारे में, तो अभी हम 2 दिवस पढ़ चुके हैं, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर और 4 अक्टूबर आज हमने पढ़ा। सबसे पहले 1 अक्टूबर को मैंने आपको कौन सा दिवस लिखाया था, तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस लिखाया था। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है और उस दिवस का नाम है अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस, वृद्धजन दिवस, और कौन सा दिवस, तो कॉफी दिवस। अगर बात करूं कॉफी की, तो कॉफी का पहला पेड़ भारत में किसने, कहां पर लगा, कॉफी में भारत का पहला पेड़ बाबा बुदान की पहाड़ी पर लगा, बाबा बुदान की पहाड़ी पर। और ये बाबा बुदान की पहाड़ी कहां पर है, कर्नाटक में, कर्नाटक में लगाया गया। कर्नाटक में किसने लगाया, तो अंग्रेजों द्वारा पहला पेड़ कहां पर लगाया गया, बाबा बुदान की पहाड़ी पर लगाया गया, कर्नाटक में। और कर्नाटक ही भारत में कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य में ही होता है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये विश्व पशु दिवस जो 1925 से मनाया जाना शुरू हुआ। हाल ही में एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्पेशल मॉड्यूल किस वर्ग के छात्रों के लिए किया है, तो जो हमारी 3 से 12 की कक्षा के छात्र हैं उन सब के लिए। ठीक है, 3 से 12 की कक्षा के छात्रों के लिए। हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास कहाँ हुआ है, तो सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास हुआ है ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी कहां पर है, तो ओमान की खाड़ी है हॉर्मुज जल संधि के पास। जैसे हम भारत से इधर चलेंगे तो यहाँ पर है हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, जल संधि, और यहाँ पर है ओमान की खाड़ी। कौन सी, ओमान की खाड़ी। अब ये ओमान की खाड़ी और ये हॉर्मुज जल संधि, ईरान के नीचे यूएई के ऊपर है ये हॉर्मुज जल संधि। अब यहाँ की खाड़ी का क्या नाम है, जिसे हॉर्मुज संधि ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, उस जल संधि का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो दिल्ली पुलिस वाले जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो सतीश गलोचा, सतीश गलोचा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ओपन एआई अपना पहला भारत में कार्यालय किस शहर में खोलने जा रहा है, तो पहला जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में ओपन एआई खोलेगा। चैट जीपीटी जिसने बनाई है ओपन एआई, वो खोलने जा रहा है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आर रामचंद्रन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है। अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर केरल के कोल्लम में, कोल्लम ये कहां पर है, केरल में। तो यहाँ के जो सीएम है, केरल के सीएम जिनका नाम क्या है, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन ने एक संग्रहालय का उद्घाटन किया, संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आर रामचंद्रन, किसके, रामचंद्रन की याद में बनाया गया है। और ये आर रामचंद्रन थे कौन, तो ये केरल के एक कलात्मक, मतलब कलात्मक एक प्रसिद्ध कलाकार थे। तो कौन थे ये, केरल के प्रसिद्ध कलाकार जिनका निधन अभी 2024 में फरवरी में हो गया था, फरवरी में इनका निधन हुआ। तो इनकी याद में अभी कोल्लम केरल में एक संग्रहालय का
उद्घाटन किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, कौन कर रहा है? तो पिनराई विजयन कर रहे हैं, जो यहाँ के सीएम हैं। अब बात करें आर रामचंद्रन की, तो ये क्या थे? अब जो ये संग्रहालय खोला गया है, इसमें रामचंद्रन से जुड़ी जो कलात्मक इनकी यात्रा रही, कलात्मक यात्रा, या जो इनका साहित्य में योगदान रहा, या व्यक्तिगत इनके जीवन की जो भी बातें थी, या इनकी कला शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान था, कलात्मक यात्रा, इनकी जो व्यक्तिगत यात्रा रही, या कला और शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा में योगदान को दर्शाया जाएगा, योगदान को दर्शाया जाएगा। किसमें? इस संग्रहालय में इनके योगदान को दर्शाया जाएगा। तो कहां पर? कोल्लम, केरल में खोला गया है। ठीक है, तो यह केरल के प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका फरवरी में निधन हो गया। अब इनकी याद में ये खोला गया है। अब बात करते हैं केरल की। ठीक है, चलिए, तो रामचंद्रन जिनका जन्म 1935 में हुआ, कला शैली में शहरी यथार्थवाद और पौराणिक कथाओं का मिश्रण, जिसमें आधुनिक प्रयोग और भारतीय पारंपरिक सदृश्य संस्कृति का अद्वितीय सम्मेलन था। यानी जो भारत की संस्कृति को इन्होंने अपने कला में दर्शाया। साथ ही आरंभिक कार्यों में मानव पीड़ा, सामाजिक संघर्ष को दर्शाया गया, जबकि बाद में चित्र प्राकृतिक, मिथिक और ग्रामीण जीवन की दृढ़तापूर्ण उत्सव मनाते हैं। केरल की भित्ति चित्रकला और राजस्थान की भील जनजातियों के अध्ययन में उनकी विविध और बड़े प्रारूप के चित्रों को प्रभावित किया है। यानी जो इनकी कला को लोगों के सामने रखने की एक जो इनकी कला थी, उसने सभी लोगों को काफी प्रभावित किया। संग्रहालय में क्या होगा? तो इनके मूल चित्र, रेखा चित्र, स्केच, कलात्मक दर्शन, मल्टीमीडिया प्रस्तुति, जीवन यात्रा, यानी उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कहाँ से आए और कहाँ तक पहुंचे, वो सब दर्शाया जाएगा। संग्रहालय केवल एक संग्रह स्थल नहीं, बल्कि कला की सक्रिय सहभागिता और भारतीय दृश्य परंपराओं को समकालीन देने वाला है। यानी हमारी जो कला है उसको बढ़ाने वाला है। अगर हम अपनी कला संस्कृति से प्रेम करेंगे तो हम उस पर गर्व महसूस करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम अपनी जो देश की संस्कृति को उसको भी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये सब कार्य अभी केरल द्वारा किया गया है। चलिए, तो ये थे हमारे आर रामचंद्रन, इन्होंने अभी ये कार्य किया है। अब बात करते हैं केरल की। तो यह है हमारा प्यारा भारत, और भारत के दक्षिणतम राज्य, भारत में अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो ये दक्षिणतम राज्य है, इसका नाम है, क्या नाम है? केरल। ठीक है, ये दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। दो राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है। इसका ये जो तट है, जो समुद्र से जो सीमा साझा करते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट इसको बोलते हैं। और जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो भारत में इधर से मानसून आता है, वो सबसे पहले कहाँ टकराता है? तो ये मालाबार के तट पर ही टकराता है। सबसे पहले मानसून भारत में मालाबार के तट पर टकराता है। अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। यहाँ के राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल आफलेकर हैं। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल हो गए। और अगर मैं बात करूं यहाँ के त्योहारों की, तो प्रमुख त्योहार यहाँ पर कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो त्योहार भी आप एक बार लिख लेंगे। तो अटुकल पोंगल, अटुकल पोंगल यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है यहाँ का अटुकल पोंगल है। एक अनुबेला महोत्सव भी यहाँ मनाया जाता है, अनुबेला महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। अनुबेला, अटुकल पोंगल और पेरुमल, पेरुमल और मांडी, ये चार यहाँ पे प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है, तो पेरियार, पेरियार यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, यहाँ पर बिल्कुल शोर नहीं होता, साइलेंट वैली इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो पेरियार, साइलेंट वैली और एराविकुलम, एराविकुलम
एराविकुलम। तो 3 पेरियार साइलेंट वैली और एराविकुलम, उसके बाद पद्मनाभपुरम 16 हुआ, पेरियार साइलेंट वैली एराविकुलम पद्मनाभपुरम 16, अन्नाईमुडी 16 और मथी केट्टू 16। तो ये यहाँ के क्या हुए, 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो इनको आप याद रखेंगे, पेरियार एराविकुलम 6 यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। बात करें यहाँ की नृत्यों की, तो कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के सबसे प्रसिद्ध नृत्य हैं। कौन से, तो कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के क्या है, सबसे प्रसिद्ध नृत्य हैं और जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भी शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो कथकली और मोहिनी अट्टम, उसके बाद कुचिपुड़ी, ये 2 हो गए। अब बात करें भारत के अन्य नृत्यों की। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं, तो 2 मैंने आपको केरल के बताए, कौन से, कथकली और मोहिनी अट्टम। 2 केरल के हुए। साथ ही तमिलनाडु का हो गया भारत नाट्यम। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, इसका आंध्र प्रदेश का होगा कुचिपुड़ी। फिर आ गए यहाँ पे उड़ीसा में हो गया उड़ीसी। ठीक, उसके बाद यूपी में कथक, और यहाँ पर असम में हो गया, असम का हो गया सत्रिया। ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी। ठीक है, तो कितने हुए, तो 8। और एक यहाँ पर जो पूर्वी भारत है उसमें छऊ नृत्य। तो ये भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य हुए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ब्राइट स्टार 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया जा रहा है मिस्र में। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये मिस्र, इजिप्ट में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में ब्राइट स्टार 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो ब्राइट स्टार कहाँ पर है, ब्राइट स्टार 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर है ब्राइट स्टार, ये चलिए प्रोजेक्ट आरोहण किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, तो NHAI द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में भारत और भूटान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, हाल ही में भारत को ISSA पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, अभी मलेशिया की जो राजधानी है इसका नाम है कुआलालंपुर। यहाँ पर विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच का आयोजन किया गया। ठीक है, ये इसका 14वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, कुआलालंपुर में किया गया, जिसको हम WSS के नाम से जानते हैं। ठीक है, WSSA के नाम से हम इसे जानते हैं। ये कहाँ पर, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। अब इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुआ, तो मनसुख मांडविया इसमें भारत की ओर से शामिल हुए। और ये कौन है, तो ये भारत के श्रम व रोजगार और खेल मंत्री हैं, ये इसमें शामिल हुए। और इन्होंने इस समारोह में बताया कि भारत में
2015 से 25 के बीच 2015 से 25 के बीच 19% से 64.3% की बढ़ोतरी की है। भारत ने 2015 से 25 के बीच 19 से 64.3% की सामाजिक सुधार में बढ़ोतरी की है। ठीक है, बढ़ोतरी की है, ये इन्होंने इसमें बताया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि भारत ने इस बीच में इतनी बढ़ोतरी की है, और इन्होंने ये भी कहा ये डाटा जो है, ये आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया है, ये आंकड़ा आईएलओ के द्वारा प्रमाणित है। ऐसा ही नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि ऐसा ही है, ये किसने किया है, आईएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन के द्वारा इस आंकड़े को प्रमाणित किया गया है। और ये अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इन्होंने कहा है कि मेरे यहाँ पर भी इतनी वृद्धि हुई है, और ये आंकड़ा किसके द्वारा प्रमाणित है, तो आईएलओ के द्वारा प्रमाणित है। इस परिवर्तन के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इस परिवर्तन के लिए इन्हें सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ISSA के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया। डिजिटल अवसंरचना में योगदान। अच्छा, सामाजिक सुधारों में भारत ने क्या क्या किया है, तो सामाजिक सुधारों में भारत ने भारत के समाज को बराबर लाने की दिशा में जो काम किए हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज वृद्धि का प्रमुख कारण डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है। यानी इससे क्या हुआ, डिजिटल सामाजिक अवसंरचना के द्वारा भारत के हर किसी को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ा गया। डायरेक्ट उनके अकाउंट में डिजिटल माध्यम से पैसे जमा किए जाते हैं। अभी क्या है, मान लिया किसानों को सब्सिडी मिलती है, तो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है, किसी बिचौलिए के माध्यम से तो नहीं। पहले क्या होता था, पहले सरकारी जो कर्मचारी है उनके माध्यम से किसानों तक पैसा पहुंचता था। तो अगर 1 रुपया उनको दिया गया है सरकार के द्वारा, तो 10 पैसे ही उनके पास तक पहुंच पाते थे। लेकिन डिजिटल माध्यम के से जितना पैसा सरकार देती है डायरेक्ट उनको दिया जाता है। इसके क्या कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट के नाम से हम जानते हैं। ई श्रम पोर्टल में 2310 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने वाला राष्ट्रीय डेटाबेस है। यानी ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो असंगठित क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र कौन से हैं, जहां पर यूनियन नहीं होती। जैसे मान लो हमारे जो चिनाई वाले मजदूर होते हैं या जो लेबर होती है डेली बेसिस की, वो असंगठित क्षेत्र में आती है, तो उनको काम दिया गया है इसके माध्यम से, ये भी बताया गया है। नेशनल कैरियर सर्विस के माध्यम से युवाओं को कौशल और रोजगार प्रदान किया गया है। ईपीएफओ और ईएसआईसी की भूमिका। ईपीएफओ क्या है, जो प्रोविडेंट फंड है, जो सरकार किनको मिलता है, मंत्री ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो पीएफ मिलता है, और उसको महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश में डाला, जो श्रमिकों की शक्ति, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा अन्य में लाभकारी है। यानी ये भी जीवन स्तर को बढ़ाने वाला है। आगे की रणनीति पर भी इन्होंने बताया। भारत के दृष्टिकोण में सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण समग्र है, जिसमें रणनीतिक सुधार, प्रक्रिया सुधार और डिजिटल नवाचार शामिल हैं। तो ये सब इन्होंने किसमें बताया, तो हमारे मनसुख मांडविया ने मलेशिया में बताया। ये हमारे मनसुख मांडविया जी हैं बीच में, जिन्होंने यहाँ पर ये सारी बातें बताई और पुरस्कार ग्रहण किया। चलिए, हमारा यहाँ तक काम खत्म। आगे देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के कॉलेज छात्रों में यू स्पेशल बस सेवा किसने, तो यहाँ की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इन्होंने की। हाल ही में उम्मीद मॉड्यूल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो उम्मीद मॉड्यूल किस मंत्रालय द्वारा, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में कनाडा ने भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारत ने अपने उच्चायुक्त को दोबारा से नियुक्त किया गया है, और इनका नाम है दिनेश जी को कनाडा में नियुक्त किया गया है। हाल ही में उर्जित पटेल को आईएमएफ ने किस पद पर नियुक्त किया है, तो कार्यकारी निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विमोचन किया गया द दे विल शूट यू मैडम किसकी आत्मकथा है? तो अभी ये किसकी आत्मकथा है? तो हरिंदर बवेजा की आत्मकथा है। हरिंदर बवेजा हरिंदर बवेजा की आत्मकथा है। इसको अभी कहां पर किया गया? तो इसको हमारे जो सीएम थे, पूर्व सीएम पंजाब के, पंजाब के पूर्व सीएम पंजाब के पूर्व सीएम जिनका नाम था कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इसको क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया या लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा, जो पंजाब के पूर्व सीएम थे। ठीक है, और ये क्या है? तो हरिंदर बवेजा क्या है? ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, यानी ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। और इन्होंने क्या किया? जो इमरजेंसी के दौरान जो दंगे हुए थे उनमें भी इन्होंने क्या की? उनमें भी उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। तो इन्होंने अभी अपनी पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है दे विल शूट यू मैडम, यानी ये उस टाइम की कहानी है जब ये पत्रकारिता करते थे और इंदिरा गांधी को किसने? कुछ सिखों ने क्या किया था? उनको मार दिया था। तो ये उसी पर आधारित है, दे विल शूट यू मैडम, यानी ये जैसे इंदिरा गांधी को बता रहे हो कि वो लोग आपको मार देंगे। ऐसी इन्होंने एक किताब निकाली है। हाल ही में कुछ किताबें और निकली हैं जो चर्चा में रही, जैसे जस्टिस लास्ट, जस्टिस डिनाइड, यानी अगर जो न्याय है वो लेट से मिले तो क्या होगा? वो कुछ भी मायने नहीं रखता। ये कंचन चक्रवर्ती की किताब है, कंचन चक्रवर्ती की किताब जस्टिस डिनाइड, जस्टिस लास्ट, ये कंचन चक्रवर्ती की किताब है। तो ये काफी चर्चाओं में रही। ऐसे ही इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पार्लियामेंट, इन प्रेज ऑफ कोएलिशन, ये किसकी किताब है? तो ये हमारे मनोज झा की है। ठीक है, मनोज झा जो कहाँ के? बिहार से हैं मनोज झा, उनकी पुस्तक है। और एक किताब जो डिफरेंट बट नो लेस, एक पुस्तक जो अभी चर्चा में रही, डिफरेंट बट नो लेस, ये किसकी है? तो ये हमारे अनुपम खेर जी की पुस्तक है। ठीक, अनुपम खेर जी की पुस्तक जिसका नाम है डिफरेंट। और एक किताब है वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, ये पुस्तक है। और ये किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है मुनीत गुप्ता, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये सारी पुस्तक जो आपको मुनीत चंद्रा है, गुप्ता नहीं चंद्रा। ठीक है, चलिए। तो संकटों में घिरे गए इनके कैरियर को इन्होंने बताया है। इन्होंने 26/11 में जो पाकिस्तान ने हमला किया था मुंबई पे, उसमें भी इन्होंने जमीनी तथ्यों को उजागर किया। ठीक है, कश्मीर में यासीन मलिक से मुलाकात की गई, जो एक आतंकवादी था, उनसे इन्होंने मुलाकात की थी। और मलेशिया में छोटे राजन का इंटरव्यू भी इन्होंने किया था। ठीक है, पत्रकारिता का लोकतंत्र पर गहरा संदेश इन्होंने दिया है। तो ये इनकी पुस्तक है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 की स्थिति को मनाया जाता है। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 13 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस स्वदेशी संचार प्रणाली का उपयोग 9 सितंबर नहीं 11 सितंबर, किस संचार प्रणाली का उपयोग किया था? तो ये हमारी संभव जैसे व्हाट्सएप होता है, ऐसे ही हमारी संभव एक ऐप है जिसका उपयोग किया था, जिससे दुश्मन को हमारी जो कम्युनिकेशन है उसका पता ना लग सके। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं?
तो सीपी राधाकृष्णन हमारे किस क्रम के होंगे? ये हमारे 15वें क्रम के राष्ट्रपति चुने गए, उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। हाल ही में ओपन एआई के नवीनतम मूल्यांकन कितना हासिल किया है? अभी क्या हुआ है, जो हमारा ओपन एआई है, ओपन एआई जो चैट जीपीटी बनाया, जिसने क्या बनाया? चैट जीपीटी बनाया, जिससे हम कोई भी एआई मॉड्यूल है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी एक सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक, उसने ओपन एआई के कुछ शेयर खरीदे हैं, ओपन एआई के कुछ शेयर खरीदे हैं, और शेयर खरीदने के बाद जो ओपन एआई है, ओपन एआई इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? तो ये 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो कितना इसने हासिल कर लिया? 500 अरब डॉलर इसने अपनी वैल्यू अभी इसमें हासिल कर ली है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, ये कितना होता है? तो ये मान लीजिए लगभग 41 लाख करोड़ के आसपास होगी। कितने? तो रुपए में अगर बात करें, 41 लाख करोड़ रुपए इसने अपनी वैल्यू दर्ज कराई है। ओपन एआई ने 41 लाख करोड़ अपनी वैल्यू दर्ज कराई है। सॉफ्ट बैंक ने अभी इसके खरीदे हैं, और सॉफ्ट बैंक ने कितने में खरीदे हैं? तो लगभग 6.6 अरब डॉलर इसने वैल्यू के इसने इसके शेयर खरीदे हैं, और जिससे इसकी कीमत बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक है, तो कहां पर शेयर खरीदे हैं? तो ओपन सेफ्टी ने शेयर खरीदे हैं। अगर बात करें शेयर की, शेयर खरीदने की, तो जो भारत में शेयर खरीदे जाते हैं, यहाँ पर 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब ये क्या है? इसका जो सेंसेक्स है और इसका निफ्टी, क्या है? निफ्टी, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? इनका सूचकांक है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये भारत का सबसे पुराना है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज। ठीक है, ये है। और ये क्या करते हैं? इन्हीं के माध्यम से हमारे यहाँ पर कंपनियों के शेयर और खरीदे और बेचे जाते हैं। अब इन दोनों पर कौन नियंत्रण करता है? जैसे बैंकों पर नियंत्रण आरबीआई करती है, इन दोनों पर नियंत्रण सेबी करती है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन पर नियंत्रण करते हैं। और बात करूं मैं, ये सेबी का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांत पांडा है। तुहिन कांत पांडा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो किसके स्थान पर आए हैं? तो माधवीपुरी बुज के स्थान पर आए थे, और माधवीपुरी बुज इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। तो 1998 में 12 अप्रैल को स्थापना हुई। यहाँ पे लिख लीजिए तुहिन कांत पांडा, माधवी